So hello everybody, welcome to IAS Hub. Me Nikhil Goyal brings you the beautiful session for the topic of percentage, which is actually short for the CSET exam. From the last 7 years or 8 years, I can say it with the full of confirmation that हमेशा आया ही आया है. कोई ऐसा एग्जाम मैंने देखा नहीं है जिसमें आप लोगों का परसेंटेज का क्वेश्चन ना हो और सिर्फ एक क्वेश्चन हो, ऐसा भी नहीं देखा. तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एंड there are many things which actually an aspirant has to learn regarding the CSET exam, because in the percentage question you will observe कि सिर्फ percentage के ही concept नहीं है. You have to apply the concept of the ratio and proportion. You have to apply the concept of mixture and alligation. You have to apply the concept of basic number system, addition, multiplication, division and so on. So percentage is actually the difficult topic. That's why I have brought this session for you guys so that you can learn that thing which is required for the CSET. Okay. तो अभी बात आती है कि इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम करने क्या वाले हैं. इस पर्टिकुलर सेशन में विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व कि परसेंटेज किस हद तक आपसे CSET में पूछा जा सकता है. देयर आर मैनी सब टॉपिक्स इन द परसेंटेज एज वेल ऑन विच वी हैव टू बी फोकस्ड, बिकॉज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीसेट में बहुत बार आए हैं. तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि परसेंटेज का सिनेरियो क्या है, व्हाट द परसेंटेज इज एक्चुअली, और उसके बाद विल बी गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस. एंड आफ्टर दैट परसेंटेज से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो अपने को सीखने हैं और प्रैक्टिस करनी है. तो इन दिस वीडियो बहुत कॉम्पैक्टेड मैनर में आप लोगों को मैं सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. सो स्टार्ट द सेशन नाउ. आई होप एवरीबडी नोज दैट व्हाट द परसेंटेज इज. तो परसेंटेज होती क्या है? व्हेन एवर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द वर्ड परसेंट, इट मीन्स आउट ऑफ 100. तो परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रशअप करना चाहूँगा, वेदर यू नो दैट कंसेप्ट और नॉट, बिकॉज अगर आपको वो चीज़ें पता हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो सपोज आई एम गिविंग यू वन फ्रैक्शन दैट 33 आउट ऑफ 100. व्हाट डज इट मीन टू यू? इट एक्चुअली मीन्स टू यू दैट 33%. इट मीन्स you are gaining 33 marks out of 100 marks. Whenever you are comparing anything with respect to 100, that comes to be as the percentage. Yes. And if I am writing this particular term as 33 upon 10, what does it mean to you? It means to convert it into 100, I need to multiply this by 10 and divide it by 10 to maintain the equation process. तो यहाँ पर मैंने 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया. क्यों किया? बिकॉज आई कैन डेफिनेटली राइट इट एज 330 by 100. तो 330 by 100 मीन्स व्हाट? इट इज 330%. मतलब वट एवर यू आर जस्ट कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू द 100, दैट कम्स टू मी एज द परसेंटेज. ओके. अब परसेंटेज को समझने से पहले मैंने एक फ्रैक्शन लिखी थी भाई. ऑब्वियसली आई कैन डेफिनेटली राइट द परसेंटेज टर्म इन द फ्रैक्शन एज वेल. तो ये फ्रैक्शन अपने आप में मुझे बता क्या रही है, इसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा मैं एक अलग पैटर्न आपको शो कर रहा हूं, तो इस पैटर्न को समझना क्योंकि सीसेट में बहुत जरूरी है. यू विल एक्चुअली फाइंड कि क्वेश्चन इसी बिहाफ पर आए हैं, और ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊंगा तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ कैलकुलेशन, लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट कैन कॉज क्वेश्चन गलत हो गया. तो वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. अभी बात आई कि 33 आउट ऑफ 100 में हमने ये तो जाना कि इट इज़ नथिंग जस्ट इक्वल टू 33%, बट व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? दिस इज द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, दिस 33 पार्ट्स इज एक्चुअली नोन टू बी एज द ऑब्टेन पार्ट. वट एवर यू आर गेनिंग द मार्क्स, दैट मार्क्स इज एक्चुअली रिटर्न इन द फॉर्मेट ऑफ 33 हियर. ओके. तो obtained marks and 100 denotes to you the total marks. So I can definitely say, my dear student, whenever I am having the fraction that actually needs to write in the percentage format, denominator denotes to me the total quantity. This denominator denotes to me the total quantity,
and the numerator denotes to me the gained quantity, or I can say if there is an increment of a particular number, if there is a decrement of a particular number, then numerator can also show that. अभी देखते हैं कैसे. जैसे मैंने आपको लिखा कि एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की वैल्यू 12 है टोटल. इनिशियली द वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी इज 12, और आपने उस वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज किया है, और वो नंबर जो है 1 है. यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दैट कम्युनिटी बाय 1. तो आप कैसे लिखोगे? इट मीन्स 1/12 से आपने इंक्रीमेंट किया है. दिस शोज यू व्हाट? दिस शोज यू इंक्रीमेंट. अब इस इंक्रीमेंट को कैसे समझोगे आप? वो तो समझ आ गया ना आपको अच्छे से. इसको कैसे समझोगे? इट मीन्स कि यहाँ 1/12 से अगर आप किसी भी कमोडिटी का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो ओरिजिनल क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी क्या है? वो है 12. और ये जो 1 है ना, इट रिप्रेजेंट्स मी कि 12 में से 1 पार्ट इंक्रीज कर रहा हूं. आर यू गेटिंग माई कंसेप्ट? ये 1 जो है ये आपको यहां पर ये बता रहा है कि यू आर जस्ट इंक्रीजिंग 1 नंबर आउट ऑफ 12. यानी आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो नई वाली कम्युनिटी अब 12 नहीं रहेगी, अब 13 हो जाएगी. तो फ्रैक्शन इट ऑल्सो डिनोट्स टू यू गेनिंग और लूजिंग पॉइंट. तो यहां तो गेनिंग आ गया, लूजिंग पॉइंट भी शो कर सकता है, और कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा है वो भी शो कर सकता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द टर्म एंड द नेचर ऑफ दैट एक्सप्रेशन, that how the fraction is going to represent for that particular scenario, whatever is asking in the CSAT. तो अलग अलग इसके मीनिंग आ सकते हैं. तो मैंने कहा ओरिजिनल तो 12 है, और जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो 1 है, और न्यू नंबर क्या है? न्यू फ्रैक्शन कह लो या न्यू नंबर कह लो, वो आ गया आपका 13. तो ये छोटा सा मतलब आपको समझ में आया कि फ्रैक्शन को पढ़ना होता है, फ्रैक्शन को जानना होता है, and it helps me a lot in solving the concept of percentage. तो थोड़ा ध्यान से करेंगे. उसके बाद यहां पर बात आती है, अब देखो ये आपको पहले से पता है, मतलब मैं कोई नया रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है, मैं थोड़ा सा ब्रशअप करा रहा हूं बस. सपोज मैं आपको लिखता हूं, आपके पास एक नंबर है 100%. तो 100% इज नथिंग, यू विल से इट एज 1. 100% means complete, and complete is 1. If I am saying that you are having the number 50%, everybody knows what is 50%. Whenever you are having the percentage format, and if you need to convert it into the fraction term, what you need to do? You need to just remove the percentage and divide the number by 100. आप यहां से परसेंटेज को रिमूव करो और उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द टर्म इन द फ्रैक्शन फॉर्मेट. ये छोटी सी बात है. तो मैंने यहां पर जब सॉल्व किया तो आई एम गेटिंग इट एज 1/2. तो आपको इतना तो समझ आया. सपोज मैं यहां पर कह रहा हूं 25%. व्हाट दिस 25% एक्चुअली मीन्स टू यू इन द फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन? तो आई एम सेइंग दैट व्हेन एवर आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द फ्रैक्शन फॉर्मेट, I need to eradicate this percentage sign and use the division rule of 100, because I know percentage means out of 100. लगाया. तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get 1/4. तो from this point of view you can say, definitely say कि you can convert percentage into fraction. You can convert percentage into fraction, and also you can convert fraction into percentage as well. मतलब आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हो. तो whenever you need to convert percentage into fraction, you need to divide the number by 100, as I have already done it. 25% means 25 by 100, 50% means 50 by 100, 100% means 100 by 100. That's why I have written it as 1. And if you need to divide fraction into percentage, what you need to do? Just multiply by 100. Just multiply by 100. The basic thing, my dear student, is suppose 50% था जो already आपने लिख लिया. क्या मैं लिख सकता हूँ it is nothing just equal to 50 by 100 means 1/2?
And if I need to convert 1 by 4 into percentage format, if I need to convert 1 by 4 into percentage format, how you can? Just multiply this by 100. To convert any fraction into the percentage format, just multiply it by 100. So definitely you can write it as 1 by 4 into 100. And when you will be going to apply your simple maths over this, you will get 25%. तो अभी समझ में आ गया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में इंटरचेंज कर सकते हैं, बेसिक थिंग. तो I am showing you one table which actually denotes कि इनकी वैल्यूज कैसे कैसे हो सकती हैं. कुछ वैल्यूज आपको याद करनी है, तो जरा देख लेते हैं एक बारी. सबसे पहले ये याद रखना काम की है. 100% मीन्स कंप्लीट वैल्यू यानी 1. 50% इफ यू नीड टू कन्वर्ट 50% इनटू फ्रैक्शन, तो डेफिनेटली जल्दी जल्दी करना है. हाँ, पेपर में ऐसे सॉल्व नहीं करना, बिकॉज ये सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस लो होता है. आई एम नॉट सेइंग टाइम कम पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, डोंट वरी. मैंने एक वीडियो इससे पहले आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था कि दिस इज द मिथ कि टाइम कम पड़ता है. होता ही नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है. एक्चुअल द मेजर रीजन इज आपको अप्रोच नहीं पता होती. आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप वही सिंपल ट्रेडिशनल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. तो मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले ही, आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उस वीडियो से. तो 50% फ्रैक्शन में होता है 1/2. 33 1/3% होता है 1/3. 25% होता है 1/4. 20% 1/6 और 1/5. 16 1/6% होता है. 16 2/3% is 1/6. 14 2/7 is 1/7. 14 2/7 is 1/7. And 1/8 is 12 1/2, or I can definitely write it as 12.5. So 12.5% is 1/8. You need to learn it wherever it is applicable. You need to apply that. ये याद करने से कॉन्फिडेंस आता है, तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि ये 10-12 वैल्यू आप याद कर लेना, काम आएंगे आपके. फिर 1/9 इज नथिंग, जस्ट 11 1/9%. 11 1/9 इज 1/9. और फिर 10% तो सबको याद होता ही है. 10% इज नथिंग 1/10. देन व्हाट इज 1/11? दैट इज 9 1/11. 9 1/11. जस्ट हैव कंसंट्रेशन. कैन यू राइट इट एज दिस इज 11 1/9. दिस इज व्हाट, दिस इज 1/9 ना. दिस इज व्हाट, इसका रिवर्स कर दो. यहाँ 9 था तो यहाँ 11 था, यहाँ 11 है तो यहाँ 9 है. 9 1/11 इज 9. तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपके काम आएगा. ठीक है. फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू और याद कर लो. वैसे जरूरत नहीं होती बट फिर भी कर लो, और आगे की मत करना कुछ भी. 1/12 इज 8 1/3, नथिंग एल्स. 8 1/3. ये 12 वैल्यूज आपको याद करनी है. 1 से लेकर 1/12 तक आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, बहुत काम आने वाली है. ठीक है. चलो, तो 1/8 इज 12.5%. 1/7 इज 14 2/7. ऐसे करके सारी वैल्यूज आनी चाहिए. तो परसेंटेज आपको समझ में आया. एक चीज मैं पहले इंश्योर करना चाहता हूं, बिकॉज आई हैव बीन गॉन थ्रू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फील्ड जिनको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट नहीं करना आता. तो ये पहले से समझ लो आप थोड़ा सा. जस्ट आई रिक्वायर ओनली 1 मिनट. सपोज मैंने लिखा 14 2/7. तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. एंड टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल फ्रैक्शन, व्हाट यू नीड टू डू? 14 into 7 plus 2. 14 into 7 plus 2. तो 14 into 7 plus 2 upon 7. So when you will be going to solve it, you will get it as 100/7. So this is called the mixed fraction. Sometimes you need to apply this concept to solve the question. कई बारी क्वेश्चन में मिक्स्ड में दे रखा होता है, सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है. तो 100/7 इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन. तो ये प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं, बिलोंग्स टू आर्ट्स बैकग्राउंड, दे आर वेरी वीक इन द न्यूमेरिसी पार्ट, तो ये भी नहीं जानते. तो थोड़ा सा मैंने आपको हेल्प किया है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते, तो जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं किसी की गाइडेंस में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इनडायरेक्टली बता दी जाती हैं. और ये छोटी छोटी चीज़ें, यस, दी स्मॉल कंसेप्ट्स
एक्चुअली प्लेस फॉर द सी सेट, क्योंकि सी सेट में यही छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाया जाता है। कुछ हमारे द्वारा स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, कुछ सही गाइडेंस नहीं मिलती उसके थ्रू, वैसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई कि मिक्स फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, द मेजर थिंग आई नीड टू कंफर्म विद यू इज कि ये टॉपिक आप ध्यान में रखेंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने जब एनालिसिस किया है, जाना है, तो मैंने ये कुछ कॉमन टॉपिक्स देखे हैं जिनके बिहाफ पर सी सेट में परसेंटेज से क्वेश्चन आए हैं। तो वो कॉमन टॉपिक मैं कुछ लिख कर लाया हूं आपके लिए कि ये आप ध्यान रखोगे ना तो यू कैन बाइफरकेट ऑल द सब टॉपिक्स along with the questions and types of the question, तो याद रखने में आसानी होती है। एक स्ट्रेटजी काम आती है जिसको कहते हैं होल टू पार्ट, दैट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग द बड़े बड़े प्रोजेक्ट, डूइंग द बिग प्रोजेक्ट्स। ये छोटा सा बहुत छोटा कंसेप्ट होता है होल टू पार्ट। बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आप देखोगे ना तो यू विल गेट कंफ्यूज, करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, पहाड़ टूट गया। लेकिन आप उसी को छोटे 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 सेगमेंट्स में करो और बाद में सबको जोड़ दो तो पूरा प्रोजेक्ट भी हो जाता है, एरर भी बहुत कम आते हैं और ईजमेंट के साथ सब होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, हमने टॉपिक्स लिखे हैं, वो टॉपिक आपको थोड़े ध्यान रखने हैं एंड बेस्ड ऑन दैट टॉपिक व्हाट वी विल हैव, विल डू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक ही टॉपिक से कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, हाँ एक ही टॉपिक से कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, विल डू दैट कंडीशन। और ये याद रखना बहुत काम आएगा, ताकि प्रीवियस ईयर आप करोगे ना जब, तो आपको अच्छे से कंफर्टेबल मैनर में वो चीज़ समझ आएगी जो रिक्वायर्ड है। इसीलिए टॉपिक ध्यान रखना। तो पहला टॉपिक है नंबर कंसेप्ट। नंबर कंसेप्ट के बिहाफ पर क्वेश्चन आते हैं, कैसे होते हैं अभी समझेंगे। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट, 2020 में और 2022 में इसका क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान। फिर उसके बाद इलेक्शन कंसेप्ट, 2022 में इसका क्वेश्चन था, 2021 में भी था, आई थिंक सो था, 21 में था कि 20 में था, इसका क्वेश्चन था इलेक्शन कंसेप्ट का। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट, ये 2018 में था। उसके बाद इसको इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है मिक्सचर और एलिगेशंस पे। ये और कुछ नहीं है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही टॉपिक है। इनडायरेक्ट तरीके से आपसे परसेंटेज में पूछा जाता है। 2022 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, 2022 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। 2022 में देयर वर आई थिंक सो 3 और 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द परसेंटेज ओनली। इसीलिए शॉर्ट टॉपिक है ये और बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जाम मार्क्स कंसेप्ट हो सकता है, मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है बट हो सकता है। फिर आता है वेन डायग्राम कंसेप्ट। वेन डायग्राम लिखा नहीं मैंने, कांस्टेंट कंसेप्ट लिखा है, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन आ सकते हैं और ये बहुत कॉमन सी बात है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मैनर में आ सकते हैं। इसके बाद लास्ट आता है जो लिखा नहीं है, वेन डायग्राम कंसेप्ट। वेन डायग्राम कंसेप्ट इज वेरी इजी। तो ये 6-7 कंसेप्ट हैं जिनके बिहाफ पर परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये थोड़ा ध्यान रखना। एक बात और बता दूं कि ये जितना भी हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ अटैच है, तो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एज वेल। तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको भाई। अपने पास एक सिक्योर रखना इसको, ताकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता लगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, और जब बाइफरकेशन अच्छे से होती है ना, सेगमेंटेशन अच्छे से होता है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसीलिए सिक्योर रखना अपने पास। डिस्क्रिप्शन में इसको हम डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है नंबर कंसेप्ट के बिहाफ पर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मुझसे क्या जानना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बिल्कुल मत सोचना कि बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। यस, डेफिनेटली देयर आर मोर देन वन वे टू सॉल्व इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द सी सेट, एंड आई ऑलवेज गो behind the one concept, the shortest approach, because shortest approach gives me the confidence, shortest approach makes me cool, shortest approach makes me to get away from the state of stress, और shortest approach ना confidence देती है, result पक्का सही आता है। तो देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ द शॉर्टेस्ट अप्रोच एंड दिस इज ओनली द थिंग दैट आई नीड टू फॉलो फॉर द सी सेट। तो यहाँ क्वेश्चंस में भी मैं क्वेश्चन को कैसे सोचता हूँ
मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं, एंड व्हाट इज एक्चुअली द प्रोसेस एंड द कंसेप्ट दैट आई एम अप्लाइंग फॉर द क्वेश्चन दैट इज नेसेसरी फॉर यू. सो प्लीज ग्रैब दैट थिंग. क्वेश्चन सॉल्व करने पे मत ध्यान देना, क्वेश्चन कर कैसे रहा हूं उस पे ध्यान देना. सॉल्व आप खुद से कर सकते हो, ठीक है. तो जनरली ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी मेजॉरिटी तो वही है कि सॉल्व करना है बस. ऐसा नहीं होना चाहिए. सी सेट अभी थोड़ा सा बदल रहा है, जब भी तो डिफ़िकल्ट हो रहा है, ऐसे ही तो डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा. ऐसे ही तो IITians सी सेट को कर नहीं पा रहे. ऐसे ही तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट जो प्रीलिम्स में 100+, 105+ स्कोर कर रहे हैं वो सी सेट में रह रहे हैं. तो दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न. तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, आप देखिएगा, बहुत काम आएगा. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 numbers are 32% and 20% less than the third number. तो find the number. First number is what percent of the third number. It's okay. तो I know one thing कि मेरे पास दो नंबर जो है 1 और 2 वो थर्ड नंबर पे डिपेंड है. तो पहला नंबर कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं. अगर ये थर्ड नंबर पे डिपेंड है तो मैं कंसीडर क्या करूँगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. तो थर्ड नंबर पे अगर ये डिपेंड है तो मैंने इस नंबर को कंसीडर कर लिया 100. तो डेफिनेटली सेकेंड नंबर 20% कम है, मतलब 20 कम है भाई. 100 में से 20 कम है ना, तो बचा कितना, 80 तो बचा. और उसके बाद फर्स्ट नंबर 32 कम है, तो ये कितना बचा, 68 बचा. सिंपल सी बात है. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग मी कि परसेंटेज निकालनी है. डू यू नो वन थिंग, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई, मैं बस बेसिक सी बात आपको वैसे ही क्लियर कर देता हूं कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है. तो परसेंटेज का फॉर्मूला आपके पास जो आता है A/B into 100. If the question is asking you A is what percent of B, A is what percent of B, तो फॉर्मूला बनेगा द क्वांटिटी विद A अपॉन द क्वांटिटी विद B into 100. A is what percent of B. And if the question is asking you B is what percent of A, B is what percent of A, it means B upon A into 100, nothing else. This is the formula for the percentage. एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, so that you can gain that thing which is required actually for solving all the questions of percentage. The common thing is, suppose A is having 20 rupees and B is having 25 rupees. There can be the two questions. I am saying that you need to tell me how much percentage A having less than that of B. A के पास कितना परसेंट कम है, and it is given to you in the another question, how much percentage B is more than that of A. B A से कितना परसेंट ज्यादा है. बहुत फर्क है दोनों में. यस, बहुत फर्क है. If the question is given to you कि A B से कितना परसेंट कम है या A B का कितना परसेंट है, मैं अगर इसकी बात करता हूं तो A B का कितना परसेंट है, सिंपल सी भाषा आप इसको समझो, A B का कितना परसेंट है. तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्लेस 20/25 into 100. A B का 80% है, A B का 80% है, बट B A का कितना परसेंट है, ये भी बहुत फर्क है. तो इट इज नथिंग जस्ट इक्वल टू B by A into 100. तो 25/20 into 100, तो इट इज नथिंग जस्ट 125%. तो जो B है ना वो A से 25% ज्यादा है, बट A जो है वो B से सिर्फ 20% कम है. ये मतलब है इसका, A B से 20% कम है और B A से 25% ज्यादा है. व्हाट इज डिफरेंस इन बोथ द क्वेश्चंस? द मेजर एंड द माइनर, दैट इज ओनली द वन डिफरेंस इज कि जो कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों में अलग है. इन द फर्स्ट पार्ट द डोमिनेटिंग पार्ट वाज B. पहले वाले में किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो, B से. दूसरे वाले में किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो, A से. तो डोमिनेटिंग पार्ट, दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू गेन. द डोमिनेटिंग पार्ट इज डिफरेंट, उसी से खेलना. ठीक है, आर यू गेटिंग दैट थिंग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ सकता है और कुछ फॉर्मूले के साथ मैंने काम किया.
तो पहला क्वेश्चन जैसा आपको दे रखा था कि यू नीड टू टेल मी व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, तो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर इज 68 एंड व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, मतलब रिस्पेक्ट में डोमिनेटिंग नेचर तो बी का ही है ना, डोमिनेटिंग नेचर तो बी का ही है ना, उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें देखनी है। तो 68 अपॉन 80 इंटू 100, when I will be going to solve it, I will get it as 85%. तो फर्स्ट नंबर इज 85% ऑफ सेकंड नंबर, एंड इट कैन ऑल्सो बी द क्वेश्चन कि यू नीड टू टेल व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फर्स्ट का कितना परसेंट है, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ना। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन टू मी कि टू नंबर्स दैट इज 25 and 20% मोर देन द थर्ड नंबर। फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा फर्क है। First of all, I need to consider that the third number is 100 because it is unknown to me. And remember one thing, whenever you need to deal with the percentage question and there is some quantity which is unknown in nature, so what you need to do? You need to just consider that quantity by 100. हाँ, you need to consider that quantity as 100 value because percentage में चलता ही 100 से काम है, तो unknown को 100 मान के काम करना जल्दी होगा। तो मैंने माना सेकंड क्या आ रहा है 20% मोर, और फर्स्ट क्या आ रहा है 25% मोर। मोर का मतलब ज्यादा, सिंपल सी बात है। अब ये छोटी छोटी चीजें तो आती है ना। दिस सेशन इज नॉट अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ द परसेंटेज, दिस सेशन इज ओनली अबाउट द टाइप एंड द कंसेप्ट विच वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू दैट बेसिक थ्योरी पार्ट, यू कैन गेट दैट थ्योरी पार्ट इन द कोर्स लेक्चर्स, बट दिस इज ऑल अबाउट द टाइप एंड द कंसेप्ट। तो आप समझना मैं जो देना चाह रहा हूं। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन द थर्ड नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस 5। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको फर्स्ट नंबर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करो। व्हाट परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको कंपेयर करना है आपको। तो व्हेन यू विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, दिस इज इक्वल टू नथिंग जस्ट 4%। तो जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का सिर्फ 4% ही कम है। कहने का मतलब ये है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का 4% ही कम है। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहां भी देख सकते हो। वो मतलब आप लगाना चाहो तो लगा लो। ए कितना कम है, ऑब्वियसली इट इज नथिंग जस्ट 5 पार्ट्स कम है, और किसके रिस्पेक्ट में 25 के, तो इट इज नथिंग जस्ट इक्वल टू 20%। यानी ए जो है वो बी से 20% कम है, और बी जो है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है, भाई 5 का डिफरेंस है, तो 5/20 इंटू 100 यानी ये 25% ज्यादा है। तो आप यहां से देखो या आप यहां से देखो, 20% कम है, 25% ज्यादा है, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया जो मैंने कहा। अब इसमें समझने की बात क्या थी, थोड़ा ध्यान देने की बात थी कि दिस कैन बी द क्वेश्चन ऑफ सी सेट। और ये जो लास्ट में लिखा होता है ना, हम समझ नहीं पाते, और ऑप्शन में दोनों होते हैं, ये भी होगा और वैसे करोगे जो नॉर्मल b/a वो भी होगा, वहां गलती हो जाती है। क्वेश्चन आते हुए भी गलती हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म अ गर्ल फिल्ड 25/3% मोर देन हिज एक्चुअल हाइट। उसका रियल हाइट 4 फीट 9 इंचेस है, तो कितने परसेंट से पैनल को उसकी हाइट रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि आप ओरिजिनल पे पहुंच जाओ। समझना कर क्या रहे हो। 25/3% means what? Definitely I need to convert it into the fraction part first of all, and it is equal to nothing just 1/12। समझना अभी। क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि पैनल को इसकी ओरिजिनल हाइट तो 12 थी, बट पैनल को क्या लिख के दिए? मैं इस फ्रैक्शन को पढ़ना पहले से जानता हूं। मैंने सेशन को शुरू किया उससे पहले मैंने आपको बताया दैट हाउ टू रीड द फ्रैक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने देखा कि मैं ये चीज जानता हूं, दिस इज द ओरिजिनल क्वांटिटी जो अभी ओरिजिनल पार्ट है, और दिस इज द इंक्रीज्ड वैल्यू। हाउ मच वैल्यू यू हैव इंक्रीज्ड इन द फॉर्म, दैट इज 13। सिंपल सी बात है ना। तो ओरिजिनल तो हो गई 12,
और न्यू हाइट जो आपने लिखी है वो कितनी है 13, यानी पैनल के पास कितनी हाइट पहुंची, पैनल के पास 13 पहुंचा। ओरिजिनल 12 है, आपने 13 लिख दिया, पैनल के पास 13 पहुंचा। अब कॉमन सेंस है पैनल को डिक्रीज करना है, तो पैनल जो डिक्रीज करेगा वो 12 के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा या 13 के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो करना है। पूछने का मतलब है कि आप जो भी परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हो, वेदर यू विल बी गोइंग टू फाइंड इट विद रिस्पेक्ट टू 12 और विद रिस्पेक्ट टू 13, डेफिनेटली 13 ना, बिकॉज पैनल के पास तो 13 है। अब तो पैनल 13 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेगा। तो आपको पता लगा कि आपका नया वाला जो है वो 13 है, और आपको रिड्यूस कितना करना है, एक। आपको रिड्यूस तो एक ही करना है क्योंकि एक आपने इंक्रीज किया है। तो अब की बार जो परसेंटेज निकलेगा वो 12 के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, वो 13 के रिस्पेक्ट में निकलेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना छोटी सी? दैट इज द मेन थिंग माय डियर स्टूडेंट। सो जो नया परसेंटेज आएगा दैट विल बी 1/13 into 100। यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन एंड गेट द आंसर। गॉट इट? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो 7/13 आपका 7/9/13 इसका आंसर आ जाता है। तो इतना परसेंटेज आप लोगों का आएगा। समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। यही है। अब यहां क्या समझना था? इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू गेन, ट्रेडिशनल कंसेप्ट लगाकर तो देखो, जो एक्स मान के सॉल्व करे जाते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर कि विद दैट प्रोसेस इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन you will consume 2 or 2.5 minutes. Definitely you will get into. आंसर आएगा सेम ही, वो तो अलग नहीं हो सकता। बट दिस इज कॉल्ड द रेशियो अप्रोच। यस, इसको हम रेशियो अप्रोच कहते हैं या सीसेट अप्रोच कहते हैं। तो सीसेट अप्रोच से यही क्वेश्चन अगर आपको आता है, यू कैन सॉल्व इट इन 40 और 50 सेकेंड्स। और ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो 2 मिनट टू 2.5 मिनट यू विल कंज्यूम डेफिनेटली। एक तो टाइम सेव, कैलकुलेशन कम लग रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और एक क्वेश्चन अगर कॉन्फिडेंशली सॉल्व होता है ना और वो सही होता है तो दूसरे के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। तो आर यू गेटिंग व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द सी सेट? तो ये रेशियो अप्रोच से सॉल्व किया मैंने, दिस इज द न्यू थिंग। जनरली बच्चे नहीं करते। आगे चलते हैं, नए कंसेप्ट पर आते हैं। डिवाइडिंग द इनकम कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि एक आदमी है, इनकम कुछ आ रही है, अपनी इनकम को अलग अलग सेगमेंट पे डिवाइड करता है कि मैंने घर में इतना देना है, बाहर इतना लगाना है, ट्रैवल में इतना खर्च करना है, बच्चों की फीस इतनी जानी है, और एट लास्ट कुछ सेविंग रखता है। तो टोटल इनकम आ रही है, उसमें सेविंग खत्म कर दी या सेविंग बच रही है और एक्सपेंडिचर बच रहा है। तो मैं ये बात तो लिख सकता हूँ, एक छोटी सी कॉमन सी बात है कि इनकम इज नथिंग जस्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये छोटी सी बात है ना, बस वही कंसेप्ट यहां लगाते हैं अपन। कहना ही सेम माय डियर स्टूडेंट। एक आदमी है जो अपना 23% इनकम का कपड़ों पे खर्च करता है, बड़ा शौकीन है। 22% चिल्ड्रन टॉयज पे, अच्छा है। तो ये इनकम यूट्यूब की है। तो 22% चिल्ड्रन टॉयज पे और 10% ट्रेवल पे खर्च कर रहा है और 12% जो है बाकी के खर्चों पे निकालता है। एंड एट लास्ट वो इतना पैसा सेव कर लेता है। तो कह रहे हैं कि टोटल इनकम बताइए कितनी थी। बहुत कॉमन सेंस की बात है, सोचना है बस आपको वैसा। मैंने कहा 23% खर्च हो चुका है, 22% खर्च हो चुका है, 10% खर्च हो चुका है और 12% भी खर्च हो चुका है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर? कैन आई कैलकुलेट? यस ऑब्वियसली 23, 22, 52 और 55, 45, 55 और ये 67। 67% तो खर्च हो चुका है। बचा कितना? हाउ मच इज द सेविंग नाउ? अरे 100% इनकम थी, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, यू विल हैव 33% एज द सेविंग। यहां तक तो बेसिक चीज आई। अब देखिए कितना बड़ा मैं एक यहां पर डाइवर्जन ला रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, जो इसको हम हॉट्स कैटेगरी में काउंट करेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूं कि मेरी जो सेविंग है वो परसेंटेज में मुझे पता है और वो 33% है, और क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि मेरी सेविंग इतने के बराबर है। क्या मैं ऐसा लगा सकता हूं कि दिस 33%
डिनोट्स टू मी द पर्टिकुलर वैल्यू ना, कौन सी, अरे ये रहा 10230। एंड आई नो वन थिंग, यूनिटरी मेथड जो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हम लोग पहली क्लास में पढ़ लेते हैं, 33% अगर इतना है तो 100% कितना होगा मैं निकाल सकता हूं। तो डेफिनेटली आई कैन प्रिडिक्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू कैन कैलकुलेट इट, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, मैं ये मानकर चल सकता हूं ना, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अब मेरे पास बात आती है कि इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, दिस इज द टाइप 1। टाइप अपने आप निकाल रहे हैं ना। अब देखो इसको बेसिक कंसेप्ट पे लगाया मैंने, उसके बाद मैं इसको हायर कंसेप्ट पे कैसे लेके आता हूं। तो टाइप 2 कैसा हो सकता है, टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस दिया। एक आदमी है वो अपनी इनकम का 24% किसी खर्च पे, घर के खर्चे पे लगा रहा है। तो मैंने लिखा कि 24% ऑफ द इनकम घर के खर्चे में लगा दी, हाउस रेंट। फिर 25% ऑफ द रिमेनिंग, 25% ऑफ रिमेनिंग जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन पे जा रहा है। रिमेनिंग बोल रहा है, रिमेनिंग, पहले रिमेनिंग नहीं था, पहले रिमेनिंग नहीं था, अब रिमेनिंग आ गया। आर यू ऑब्जर्विंग सी सेट कैसे कैसे बढ़ सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अब रिमेनिंग कितना है, मैंने कहा यार 100 माइनस 24 है, 76 रिमेनिंग है, और 25% अगर निकालना है तो वो 1/4 होता है। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट 19। अब कितना रिमेनिंग है, क्योंकि अब भी रिमेनिंग कह रहा है, अब भी रिमेनिंग कह रहा है, कितना रिमेनिंग है, आप 76 में से 19 हटा दो तो यू विल ऑब्जर्व कि 57 है। अब उसका कितना, 1/3, 33.3% होता है 1/3। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, इट इज ऑल्सो 19। उसके बाद कह रहे हैं कि जो भी आपके पास बचा उसका 50%। तो अगर मैं 57 में से 19 माइनस कर रहा हूं तो आई विल हैव 38 वैल्यू, और 38 वैल्यू का 50% यानी हाफ हो गया, यानी 19। 50% कहां पे, बाकी के खर्चों में निकाल दिया। अब मुझे कह रहे हैं कि एट लास्ट उसने इतना खर्चा किया ऑन चिल्ड्रन एंड इंश्योरेंस। चिल्ड्रन और इंश्योरेंस पे कितना कितना खर्चा किया, 11780। तो क्या मैं निकाल सकता हूं चिल्ड्रन और इंश्योरेंस का, देखो ये क्या है, ये हाउस रेंट है, 25% ऑन रिमेनिंग इज चिल्ड्रन एजुकेशन, 33 ऑफ द रिमेनिंग ऑन इंश्योरेंस, ये रहा इंश्योरेंस, और उसके बाद 50% अदर एक्सपेंसेस वो लगा दिया। सेविंग कितना बचा पहले ये बताओ, कैन यू कैलकुलेट द सेविंग। हालांकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, बट फिर भी निकालने में क्या जाता है, पता होना चाहिए ना। 24, 19, 19, 19, आई थिंक सो 57 और 24 इज 81। तो 81 तो हो गया एक्सपेंडिचर, सबको प्लस कर लेंगे, और सेविंग हो गया 19, यानी 19% अभी भी बचा हुआ है। जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ही लिख दिया। अब मुझे कह रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन और इंश्योरेंस पॉलिसी पे टोटल इतना खर्चा किया, कैन यू प्लीज टेल मी दोनों का मिला के कितने परसेंट हो रहा है, 19%, और 19% मिला के 38%। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस इंश्योरेंस गिव्स मी 38% वैल्यू, और मैं यहां से देखकर ऐसा लिख सकता हूं कि 38% गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 11780। और मुझसे पूछा गया है टोटल इनकम ना, व्हाट इज टोटल इनकम, 100%। व्हाट इज टोटल इनकम, 100%। तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट। ये दिस इज द बेसिक प्रोसेस। 4 रुपए की 4 पेंसिल है तो 10 रुपए की कितनी आएंगी, 4 रुपए में 5 टॉफी हैं तो 10 रुपए में कितना आएगा, वो यूनिटरी मेथड कंसेप्ट आता होगा ना, वही यू कैन अप्लाई दैट। तो 38% की वैल्यू पता लगी, 100% की क्या होगी, दैट इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे सेविंग कितना था वो बताओ, तो 38% पता है तो 19% भी निकाल सकता हूं, आधा हो रहा है। तो ऐसा करके तुम निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आती है रिजल्ट की बातें। दिस इज द अनदर कंसेप्ट। यहां पे भी 3-4 लेवल बनते हैं। तो पहला लेवल ये है, उसके बाद दूसरा लेवल ये है,
उसके बाद तीसरा लेवल अपने आप से बनाना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर बना तो, नहीं तो लेवल वाइज यहाँ भी समझेंगे कि कैसे सी सेट में वेरिएशन आ सकता है. राम स्कोर्ड 64% marks in an exam, which is 8% more than the passing marks. While Sham got 54% marks and passed by 40 marks. What is the percentage marks scored by Nikhil if he get 20 marks less than the maximum marks? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो सारा खेल पासिंग मार्क्स पे अटका हुआ है. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 46% मार्क्स गेन करने के बाद 8% ज्यादा गेन करें हैं, तो 46% में से 8% माइनस कर देता हूं तो मेरे पास पासिंग परसेंटेज आ जाएगी. और उसके बाद मुझे वो कह रहा है कि 54% ने शाम ने गेन किया और वो 40 नंबर ज्यादा गेन कर रहा है. पास्ड बाय 40 मार्क्स यानी 40 ज्यादा है. तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 54% में से अगर मैं 40 नंबर, दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज द नंबर, माइनस करता हूं तो वो भी पासिंग मार्क्स आते हैं. भाई 48% में से 8% माइनस करोगे तो भी पासिंग मार्क्स है, और 54% में से 40 मार्क्स कम करोगे तो भी पासिंग मार्क्स है. दोनों पासिंग मार्क्स ही तो है. क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? ऑब्वियसली कर सकता हूं. When I will be going to solve it, what I'll get? 46 minus 8, that is 38%. और 54% में से 40 मार्क्स माइनस करो तो एक्चुअल में आपके पासिंग की इक्वेशन बन गई. अब मैं सॉल्व कर लूं. 40 इज इक्वल टू 54 माइनस 38%, तो 40 इज इक्वल टू 60%. ये तो समझ में आ गया कि 16% जो है वो 40 मार्क्स के बराबर है. 16% 40 मार्क्स के बराबर है. मैंने दोनों की पासिंग इक्वेशन रखी और 16% 40 के बराबर आ गया. कैन आई से माय डियर स्टूडेंट? समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे ताकि मुझे पता लगे हाँ यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. द कंसेप्ट, द अप्रोच विच वी नीड टू यूज, आई एम यूजिंग दैट ओनली. बहुत ट्रेडिशनल नहीं चल रहा, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोचना. तो अगर सबसे पहले मुझे कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स तो निकालने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि निखिल मैक्सिमम मार्क्स से 20 कम पर है, तो मैक्सिमम मार्क्स तो पहले निकालने पड़ेंगे. व्हाट इज मैक्सिमम मार्क्स? 100%. सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं? 100%. तो इफ आई नो द 16% वैल्यू देन आई कैन कैलकुलेट 100% वैल्यू. ये तो पक्का है, तो वो आप निकाल लो. यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 250. वो आपके पास आ जाएगा, 250 मार्क्स आएगा. अब आंसर ये नहीं है, ध्यान से, आंसर ये नहीं है. क्वेश्चन में कह रहा है निखिल के मार्क्स बताओ जो 20 मार्क्स कम है मैक्सिमम से. तो निखिल कितने पर है अभी? ऑब्वियसली मैक्सिमम से 20 कम पर है ना, तो इट विल बी इक्वल टू 230 मार्क्स. दिस इज द आंसर. तो ये तो था एक टाइप 1 क्वेश्चन. दिस कैन बी द पार्ट ऑफ द सी सेट. ये इस तरह के आते हैं उसमें. टाइप 1 क्वेश्चन था ये. अब यहां से बात आती है कि एक्स पता लग गया, टोटल मार्क्स आ गया, बेसिक सा कंसेप्ट था और एक्सप्रेशन बनाने का ही खेल था बस. अब दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है टाइप 2, कि मिनिमम परसेंटेज फॉर ए एंड बी इज 44 एंड 39. ए और बी के लिए 44 और 39 की मिनिमम परसेंटेज है. तो मैं लिख देता हूं ए के लिए 44% है, बी के लिए 39% है. क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए ने 125 मार्क्स गेन करे हैं तो वो 15 मार्क्स जो हैं ज्यादा है पासिंग मार्क्स से. फिर पासिंग मार्क्स आ गया, खेल पासिंग मार्क्स का था सारा. एंड यू नीड टू मूव जस्ट अराउंड द पासिंग मार्क्स एंड आई नीड टू फॉर्म द इक्वेशन विद द पासिंग मार्क्स ओनली. तो 125 मार्क्स गेन करने पर 15 मार्क्स ज्यादा थे पासिंग मार्क्स से. तो आपने कहा 125 में से अगर 15 माइनस कर देता हूं आई विल गेट 110.
तो ये 110 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, और मुझे कह रहे हैं अगर बी 93 मार्क्स सिक्योर करता है तो कितने ज्यादा करने की जरूरत है ताकि वो भी पास हो जाए। क्या मैं एक बात कह सकता हूं, ये 44% भी तो पासिंग परसेंटेज है, ये 44% भी तो पासिंग परसेंटेज है, ऑब्वियसली है। तो आई कैन डेफिनेटली से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट 44% और कुछ नहीं 110 है, बिकॉज ए का जो पास है वो बी का स्कोर्ड है, मतलब सॉरी ए का परसेंटेज ए के मार्क्स के बराबर है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है भाई, पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे ना। ये तो सिर्फ आपने ए के पासिंग मार्क्स निकाल दिए, पहले आप मैक्सिमम मार्क्स निकालो, उन मैक्सिमम मार्क्स के बाद फिर आप बी के पासिंग मार्क्स निकालो, क्योंकि ये 39% है मैक्सिमम का, फिर जितने भी स्कोर करने की ज़रूरत है और जितने किए हैं उन दोनों का डिफरेंस निकालो। कंसेप्ट यही कहते हैं। तो पहले आप लोग 33%, अगर 49% पता है तो आप यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 110 इंटू 100/44, 11 इंटू 10 425 यानी 250। तो 250 मार्क्स तो मैक्सिमम मार्क्स हैं, और बी ने कितना गेन करा है, अभी मैं बी के लिए पासिंग परसेंटेज निकाल लूं 39% ऑफ 250, ये बी के पासिंग मार्क्स हो सकते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू 97.5 आएगा, कर लेना। तो आपको पता है कि बी को पास होने के लिए 97.5 मार्क्स चाहिए, बट ओरिजिनली गेन कितना कर रहे हैं 93, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, यू कैन से 97.5 में से 93 हटाएंगे तो 4.5 बचेगा। सो इतना मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए पास होने के लिए। अब क्वेश्चन को समझो, पहले क्या था और अब क्या है, बहुत डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा तो है। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस लेवल के साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास तीसरा इसके बाद कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सीसेट। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कहता क्या है ये कंसेप्ट, उसको भी जरा समझते हैं। आई एम सेइंग इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, विनर गॉट 64% वोट्स। इसमें भी 2-3 टाइप होते हैं, दिस इज टाइप 1, ठीक है। विनर गॉट 64% एंड वन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2240। तो इनिशियल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है वोटर लिस्ट में, बस मैंने कहा अगर विनर को ऑब्वियसली 100% वोट होते हैं, ये तो कॉमन है, तो विनर के पास 64% आएंगे और लूजर के पास 36% आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। वो कह रहा है कि विनर कितने वोट से जीता, तो विनर इतने ही वोट से जीता, अगर टोटल वोट ऑफ द विनर में से लूजर के माइनस कर देता हूं तो डिफरेंस आ जाएगा, यानी विनर इतने वोट से जीता, यही मतलब है। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, कैन आई से कि मेरे पास 18 सॉरी 28% से विनर आपका जीता है, और वो 28% वोट और कुछ नहीं है, वो वोट हैं जिनसे जीता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मैं लिख सकता हूं, दिस 28% वोट इज नथिंग जस्ट इक्वल टू 2240। अब मुझे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालिए। तो 28%, भाई विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस एक्स्ट्रा वोट्स थे ना जिनसे जीता, तो ये 28% वोट इतने के बराबर है, तो टोटल तो 100% है। अब वो कितने होंगे वो आप निकाल सकते हैं। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। अब मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पासिंग वाले के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में घुमा दिया, आपकी बार घुमाया क्या, इसको समझो, दिस इज टाइप 2।
घुमाया क्या इसमें? एक इलेक्शन है, दो कैंडिडेट्स के बीच में हुआ, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, हो गया। पहले ही कह रहा है कि 10% वोटर ने तो वोट ही नहीं दिए, नहीं दिए। तो जब 10% वोटर ने वोट दिए ही नहीं हैं, तो कितने परसेंट वोटर ने वोट दिए? 90% वोटर ने वोट दिए, और उसमें से विनर के पास 54 जा रहा है। तो अगर विनर के पास 54% जा रहा है, तो बताइए लूजर के पास कितना जाएगा? 36% जाएगा, कॉमन सी बात है। एंड व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वो 18% है। ये 18% क्या बता रहा है? कि विनर कितनी वोट से जीता है। टोटल वोट एंड वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ 1530। यानी दिस 18% वैल्यू इज टेलिंग मी दैट जो एक्स्ट्रा वोट से जीता है वो ये है, यानी 1530। अब यहां कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को, जनरली देखो, उसमें बोला टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। भाई वोटर लिस्ट में तो 100% नंबर थे, वोटर लिस्ट में तो 100% थे। 10% ने दिया नहीं वो बात अलग है, बट वोटर लिस्ट में तो थे ना। तो आई नीड टू टेल द नेम ऑफ दैट वोटर ऑल्सो जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो यहां 18% आपको पता लगा, इतना है, ये बेसिक सा फॉर्मेट था। और आपको 90%, कई स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होते हैं और ये गलती कर देते हैं कि 100% की जगह 90% का आंसर निकालते हैं, क्योंकि 90% नहीं तो वोट दिया। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में घुमा कर देगा, सीसेट में भी हो सकता है ये, कि यहां तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, या कह सकता है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट। तो कास्टेड वोटर्स कौन से थे? वो 90% थे। तो अभी कुछ भी पूछे तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज अनदर स्टेप। अब इसी में एक और हायर स्टेप जाता है। खैर सीसेट में ये नहीं आया, सीसेट में इससे पहले वाले टाइप के आए हैं, ये और भी अच्छे लेवल का बन रहा है। इसको भी जरा देखते हैं कि व्हाट कैन बी द प्रिडिक्शन फॉर द लेवल ऑफ क्वेश्चन। वो मैं लगा रहा हूं थोड़ा सा, बस इसको समझना और कुछ नहीं। In an election, two candidates, 10% voter did not cast their votes. It's okay. 90% बचेगा, वो तो पहला स्टेप आ गया। ये तो पहला स्टेप आ ही गया कि 90% वोटर्स ने ही वोट दिए हैं। फिर वो कह रहा है कि इतने वोट्स इनवैलिड थे, यानी टोटल वोट इज 90%, उसमें इनवैलिड भी हैं, ऑब्वियसली है। तो इनवैलिड वोट्स तो मान्यता नहीं रखेंगे ना। इनवैलिड मतलब तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट वोट्स आल्सो। तो मैंने कहा कि 2250 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये क्या बचा मेरे पास? 90% ने तो वोट दिए थे और इनवैलिड वोट्स को हटा दिया, तो दिस इज नथिंग जस्ट द वैलिड वोट्स। ये अब की बार वैलिड वोट्स मेरे पास बचे हैं। तो कह रहे हैं कि सक्सेसफुल कैंडिडेट 54% गेन करता है और वन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इतना वोट्स। अगर सक्सेसफुल कैंडिडेट है तो टोटल 90% लोगों ने वोट दिया था, जिसमें इनवैलिड वोट्स भी थे, वो हटा दिया। लेकिन वो टोटल वोट्स का 54%, टोटल वोट्स का 54% विनर के पास जाता है, लूजर के पास 36% जाता है, डिफरेंस 18% हो जाता है। ऐसा है। अब मेरी बात आती है यहां पर, एक कंफ्यूजन और है। वैलिड वोट्स का 54% है। इस कंफ्यूजन को थोड़ा ध्यान से समझना। वैलिड वोट्स का 54% जो है वो विनर के पास है और मेजॉरिटी ऑफ इतने वोट्स से जीतता है। तो यहां पर 36 आएगा कि 46 आएगा, क्वेश्चन मेरा ये है आपसे। बस आप मेरे को इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देखो। आपको ये ध्यान देने की जरूरत भी है कि आप लोगों का
56%, सॉरी 54% जो है वैलिड वोट्स का वो तो गया। अब यार जो इनवैलिड वोट्स हैं उनको भी तो काउंट करूंगा कि लूजर के पास एक्चुअली में टोटल वोट्स कितने हैं। आप बात को समझना, लूजर के पास एक्चुअली में टोटल वोट्स कितने हैं मैं उसकी भी तो काउंट करूंगा यहां पर। या चलो वैलिड का ही कर लो, अभी इसी की बात करते हैं, मैं क्वेश्चन मॉडिफाई बाद में करूंगा। मैंने कहा कि विनर्स के पास 54% है, लूजर के पास 36% है, 18% का डिफरेंस आ गया। और वो डिफरेंस कितना है? दैट इज नथिंग जस्ट इक्वल टू 1620। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा अलग होता है। मुझे वो कह रहा है लास्ट में निकालो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं सबसे पहले तो कि ये जो डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 18% ऑफ द वैलिड वोट्स यानी 90% माइनस में 2250 दैट इज इक्वल टू 1620। सिंपल सी बात है। कैन आई सॉल्व पर्टिकुलर केस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 90% ऑफ द वोट्स? अभी मेरे को कुछ नहीं पता यहां से। मैंने कहा वैलिड वोट्स का जो डिफरेंस है वो 1620 के बराबर है। अब मुझे यहां से सिर्फ 90% की वैल्यू मिल सकती है। हाँ मिल तो सकती है। अब ये 90% अगर पता लगा तो उसके बाद मैं अपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स का कास्ट कर सकता हूं। ये क्वेश्चन अनदर लेवल का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, लेकिन ये आसान भी है अगर आप एक एक स्टेप समझ कर चलो। शुरू से करते हैं। आपको ये बोला गया कि 10% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं है, उसके बाद इतने वोट्स इनवैलिड हो गए। तो 10% ने अगर वोट नहीं दिया तो जितने भी वोट आपके पास आए हैं 90% इज द टोटल वोट। ये टोटल वोट है। एक क्या हो गया, ये टोटल वोट है। अब इसमें से इनवैलिड वोट हटाई देते हैं तो ये जो मेरे पास आया ये मेरे पास वैलिड वोट्स हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट 54% ऑफ द वैलिड वोट। सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास कितने परसेंट वैलिड वोट आए हैं? वैलिड वोट का 54%। तो आपको बोला कि जो लूजर वोटर है उसके पास कितने वोट गए हैं? वैलिड वोट का 36% गया है। और आपको यह बोला गया कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो 1620 से जीत रहा है। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, टोटल यहां से निकाला और 90% ऑफ द टोटल वोट मैंने निकाल लिया। यहां से नहीं, 90% ऑफ द टोटल वोट आपने निकाला, 90% आ गया तो 100% निकालना आपका आसानी हो जाता है। तो यहां 2-3 स्टेप क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये डिफिकल्टी लेवल ऐसे 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 हम लोग बढ़ाते रहते हैं। मैं इसी के थ्रू आपको बताना भी चाहता हूं कि वी हैव स्पेशली डिजाइन हैंडआउट्स विच वी आर प्रोवाइडिंग आफ्टर एवरी टॉपिक इन आवर कोर्स। तो वो स्पेशली डिजाइन हैंडआउट ऐसे ही होते हैं, टॉपिक वाइज चलता है उनमें, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज। जैसे सब टॉपिक जिनको आप कहते हैं मैं उनके हिसाब से कह रहा हूं। तो टॉपिक वाइज चलने के साथ साथ इन दैट हैंडआउट यू हैव द टाइप एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन विच एक्चुअली increase the confidence and awareness of the student to tackle the difficulty level of CSET। तो ये इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आगे मेरी यहाँ पर बात आती है कांस्टेंट प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये भी एक कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है जैसे समझो, मैंने आपको कहा कि आपने सुना भी होगा आज से पहले कि मान लीजिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस है X और आप उसको कुछ कंज्यूम करते हैं Y। तो यहां पर आपने सुना होगा प्राइस इनटू कमोडिटी का नंबर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर होता है। ये फॉर्मूला है, मतलब 1 रुपए की एक टॉफी है, 10 टॉफी लेता हूं तो 10 रुपए टोटल हो गए, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 10। आफ्टर दैट मैंने कहा अभी आपके पास प्राइस जो है वो Y है, या Y ना कहकर मैं ऐसा लिख देता हूं कि प्राइस थोड़ा बढ़ गया।
प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। अब समझना में इसका मतलब क्या है। एक्सपेंडिचर इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब द क्वांटिटीज which I am gaining after multiplication of the two quantities. So that quantity is called the product. This should be constant. Then definitely if the price is increased, then I need to decrease the consumption value so that the product is constant. तो यही कंसेप्ट मुझे यहां पर लगाना होता है। दिस इज अनदर कंसेप्ट ऑफ द परसेंटेज। तो मैंने आप लोगों को कहा अब इस क्वेश्चन पे आओ कि 12.5% का प्राइस में रिडक्शन हुआ है, तो 3 kg ज्यादा एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी खरीदी जा रही है सिर्फ 840 रुपए में। तो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द व्हीट कितना है, ये क्वेश्चन है। ये ना ये व्हीट है, इसको मतलब ये टाइम पास की बातें कर लेना खुद से। अब पहली बात तो 12.5% को क्या मैं लिख सकता हूं, नथिंग जस्ट इक्वल टू 1/8। तो यानी ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल था 8 और मैंने कहा अब कितना है डिक्रीज होने के बाद, डिक्रीमेंट आपके पास आ रहा है 1, यानी नया क्वांटिटी कितना हो जाएगा 7। एक बात बताना आप, whenever you have the concept of constant product, तो एक छोटा सा रेशियो कंसेप्ट यूज करता हूं मैं यहां पर कि ओरिजिनल और न्यू, ओल्ड और न्यू। अगर प्राइस कम था तो अमाउंट ज्यादा होगा और प्राइस ज्यादा है तो अमाउंट कम होगा, ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा कि पहले जो प्राइस था वो 8 था, अब जो प्राइस है वो 7 है, ऐसा है। तो एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना है यहां पर, अपना जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों को अब कम कर देना है और पहले ज्यादा था, ऐसा कुछ। अगर प्राइस आपका बड़ा है तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइस, दिस इज कमोडिटी नंबर, and I know whenever I will be going to multiply this, I'll get the same value if the product is constant. 8 7s are 56, 7 8s are 56. That's why I am doing this कि अगर आपका प्राइस कम हो रहा है तो नंबर कितने बढ़ेंगे, जो यहां प्राइस था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बस। तो मैंने कहा दिस इज द नंबर। अब पहले तो मैं 7 परचेस करता था, अब मैं 8 परचेस कर रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस, 1 का। तो यानी एक पार्ट एक्स्ट्रा परचेस कर रहा हूं, एक पार्ट एक्स्ट्रा परचेस कर रहा हूं ना। इफ आई एम बाइंग 1 पार्ट एक्स्ट्रा देन इट इज नथिंग जस्ट इक्वल टू कि आप लोगों का 3 kg ज्यादा खरीद रहा हूं मैं। इट इज गिविंग टू मी इन द क्वेश्चन दैट 1 पार्ट ज्यादा खरीदने का मतलब 3 किलो ज्यादा है। तो ये 1 पार्ट अगर 3 किलो डिनोट कर रहा है तो पहले कितना खरीद रहा था, इंटू 3 करता हूं, 1 पार्ट इज 3 kg, 3 किलो एक्स्ट्रा। तो पहले 21 था, अब कितना है 24, इंटू 3, 8 पार्ट हो गया 24। तो अब टोटल पार्ट्स कितने खरीद रहे हो आप, क्वेश्चन के हिसाब से देखो 3 पार्ट आप ज्यादा खरीद रहे हो, तो टोटल पार्ट आप कितने खरीद रहे हो, 24 खरीद रहे हो। तो जब प्राइस रिड्यूस हो गया तो 24 kg आइटम्स आप खरीद रहे हो 840 रुपीज में। तो 1 किलो का प्राइस कितना होगा भाई, आप थोड़ा डायरेक्ट वे में भी आइए, मैं बिल्कुल स्टेप वाइज लिखूंगा तो आप समझोगे कैसे, फिर वो काम गलत हो जाएगा। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वाइज, बहुत स्टेप वाइज करे हैं, अब डायरेक्ट मैनर में कर रहा हूं कि ये तो मैंने निकाल दिया कि पहले 21 kg था, अब 24 kg है। तो 1 किलो का प्राइस निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है रिड्यूस प्राइस ऑफ द आइटम पर केजी। तो पर केजी के हिसाब से क्या मैं लिख सकता हूं, व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, मेरे पास आंसर ही आ जाएगा। हाँ मतलब आप पर केजी का निकाल सकते हो ना, तो कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैं रेशियो कंसेप्ट को यूज करके अपने परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अभी आप वो गेन कर रहे हो, इंटर रिलेशन और कॉम्पेक्शन क्या था। दिस इज अबाउट द इंटर रिलेशन दैट यू आर यूजिंग रेशियो कंसेप्ट and without just describing the steps of this question in your mind as well, you are just doing it. तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, समय भी कम लगेगा। इस तरह की अप्रोच चाहिए। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं इसी का, ये भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
अब क्वेश्चन में आपको बोला कि आर्ली वेजेस ऑफ द वर्कर इज इंक्रीज बाय 12.5%। आपके वर्कर का आर्ली वेजेस जो है वो 12.5% से इंक्रीज हो रहा है, तो वीकली वर्किंग आवर्स कम कर दिए k% से, ताकि मंथली सैलरी सेम रहे। मतलब घंटे का वेज आपने बढ़ा दिया, जैसे पहले 500 रुपये था, आप 600 कर दिया, तो आपने घंटे कम कर दिए, सो दैट टोटल अमाउंट सेम रहे। तो वो कह रहे हैं कि के का वैल्यू कितना था, सेम तो है। मैं लिख सकता हूँ 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/12। मतलब पहले क्या था, ओरिजिनल था 12, अब एक पार्ट कम हो रहा है ना। सबसे पहले सेशन में यही बताया था, इसीलिए बताया था कि बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो एक पार्ट अगर कम हो रहा है तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई, 11 हो गई, सॉरी बढ़ रहा है, एक पार्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय दिस ना, तो आपकी बार 13 हो गया, हो तो गया। तो आपको बोला गया कि आपके वर्किंग आवर्स को आपने k% से रिड्यूस कर दिया। अब एक बात बताइए, पहले जो सैलरी था, जो पे था, वो 12 था और 13 हो गया था, तो वर्किंग आवर पहले 13 रहना चाहिए, अब 12 रहना चाहिए, यही मतलब होता है। जब भी तो कांस्टेंट रहेगा टोटल मंथली सैलरी, वर्किंग आवर इनटू में वर्किंग वेज, आर्ली वेजेस जो है। तो मैंने कहा कि अब कितने से रिड्यूस हो रहा है आपका, अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वेजेस बढ़ रहे हैं, तो आर कितना रिड्यूस हो रहा है, 1 पार्ट। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में काउंट करोगे, जो ओरिजिनली था पहले, पहले कितना था आपका, 13 था, अब 12 हुआ है ना, तो काउंट करना है, रिड्यूस करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जो अभी है। एक क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा फॉर्म फिलिंग वाला, जो अभी है, अभी कितना है, 13 है ना, तो रिडक्शन जाएगी 1/13, इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k%। तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, 7, 9/13। समझ में आया कंसेप्ट क्या था, कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। अब वो कितनी कम हो रही है, बस वो आपको उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। दिस इज द थिंग दैट एक्चुअली वी नीड टू गेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो तुम्हें अभी वो करवाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है यूं तो, वेन डायग्राम कराता हूँ। अब वेन डायग्राम कंसेप्ट क्या कहता है उसको क्लियर करना। देखो इसमें और भी क्वेश्चन हैं, अभी मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, और सारे क्वेश्चन एक वीडियो में करा भी नहीं सकता। देयर आर एक्चुअली मेनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, मेनी लेवल्स ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर अगर आपको दो लेवल शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब दो ही नहीं होते, और भी बहुत सारे लेवल होते हैं। तो सारे तो मैं एक वीडियो में करा भी नहीं सकता, सारे क्वेश्चंस भी नहीं करा सकता जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, और जो हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो अलग अलग टाइप से कराया, ताकि आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ सको कि सीसेट के लिए जरूरी क्या है और प्रिपेयर कैसे करना है, एंड व्हाट वी हैव फॉर यू। तो वो सारे नहीं करा रहा, कुछ कुछ करा रहा हूँ। अब ये लास्ट कंसेप्ट है, वेन डायग्राम कंसेप्ट। फिर इसके बाद जो रह जाएंगे, जैसे मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट रह जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट रह जाएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे नहीं लेकिन है। तो वो कहाँ करेंगे बता दूंगा अभी। तो बात आती है यहाँ से, जब किसी इसको भी नहीं, इसको करो। ये देखो, ये नए टाइप का क्वेश्चन था एक, तो इसको अभी कर नहीं रहे अपन। इन एन एग्जाम 40% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। वेन डायग्राम कंसेप्ट है। पहली बात तो वेन डायग्राम क्या होगा, इस तरह का कोई भी डायग्राम 2 या 3 क्वांटिटीज में बनता है तो उसको वेन डायग्राम कहते हैं। दिस इज द कम्युनिटी विच इज कॉमन टू बोथ। तो यहाँ कह रहे हैं कि 48% मैथ्स में फेल है, 38% हिंदी में फेल है, और अगर 18% जो है वो दोनों में फेल है। 18% फेल्ड इन बोथ। तो कैन यू प्रिडिक्ट कि 18% तो दोनों में फेल है, तो वो इंग्लिश में भी काउंट हो रहे हैं, हिंदी में भी काउंट हो रहे हैं, मैथ्स और हिंदी में काउंट हो रहे हैं। तो ये अगर 18% है तो ये कितना होगा, 30%, बिकॉज टोटल कितना है 48। तो 18 तो वो हो गया, तो एक्स्ट्रा 30 है। अब वो मुझे कह रहा है कि अगर ये 18 है तो ये 20 होगा, क्योंकि टोटल 38 है दूसरे वाले के लिए। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। तो मैंने कहा अब मुझे यहां से कह रहा है कि यू नीड टू फाइंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो। क्या मैं पहले निकाल सकता हूं टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं,
टोटल फेल्ड स्टूडेंट हो गए 30 प्लस 20 प्लस 18, तो 68% स्टूडेंट वो हैं जो फेल हो रहे हैं। मतलब चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो चाहे किसी में भी हो, लेकिन फेल हो रहे हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पास होंगे? कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पास होंगे दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर? तो 32% ऑफ द स्टूडेंट आर देयर जो पास हो चुके हैं दोनों के मिलाकर। तो 32% स्टूडेंट दोनों में पास हो रहे हैं, दोनों के मिलाकर पास हो रहे हैं। So this type of the question is very easy for the student to understand, and it requires only 1 minute or 2 minutes for the concept, and I hope so 90% of the students already knows. नहीं पता तो क्वेश्चन से समझ आया होगा, इजी था ये। फिर इसके बाद एक और कराता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट। ये सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर है। अब देखिए आता है तो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर जान के लाया ताकि समझ सको कि सोच कैसी होनी चाहिए और हम कैसे कर रहे थे और अभी मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। ट्रेडिशनल कंसेप्ट कुछ और कहता है, जिसमें आप 8 से 10 लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भरोगे, और सीसेट अप्रोच मांगती नहीं है वो। सीसेट अप्रोच रिक्वायर्स कि इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करके दो, इसीलिए टाइम बहुत होता है, बस अप्रोच अच्छा है तो ही। द वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल इज 20% ऑफ द वेट ऑफ द बॉटल विथ सम लिक्विड। तो एम्प्टी बॉटल तो 20 हो गई, और टोटल वेट कितना हो गया? मैंने कहा परसेंटेज के केस में ना 100 मान के चलो, तो टोटल वेट तो 100 हो गया, एम्प्टी 20 हो गया। एंड आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, कुछ लिक्विड उसमें से हटा दिया, और जो हटाया है तो उसका बॉटल का जो वेट है अब हाफ हो गया, यानी टोटल का हाफ हो गया। तो नया वाला वेट कितना हो गया बॉटल का? पहले कितना था? पहले क्या था? 20 तो एम्प्टी का था, तो लिक्विड का टोटल हो गया था आपका, लिक्विड का टोटल कितना हो गया था? 80। ये लिक्विड है। अगर आप कुछ लिक्विड निकाल रहे हो तो यू आर जस्ट रिमूविंग द लिक्विड इन सच अ वे दैट कि बाद में टोटल वेट ऑफ द बॉटल प्लस रिमेनिंग लिक्विड वो 50 होगा, हाफ होगा। तो आपने लिक्विड निकाला, अब देखो 20 तो बॉटल रहेगी ही ना। क्वेश्चन में पूछ रहे कितना आपने, कितना फ्रैक्शन लिक्विड हटाया था, वो बात की बात है। 20 तो रहेगी, बॉटल तो निकल नहीं रही। तो आपको चाहिए कितना फाइनल? 50, क्योंकि हाफ चाहिए दोनों का मिक्सचर का वजन। तो 50 में से 20 तो बॉटल रखेगी अपना, वो तो फिक्स रहेगा। तो लिक्विड कितना रखेगा? 30। लिक्विड कितना रखेगा? 30, यानी 50 पार्ट ऑफ द लिक्विड आपने रिमूव कर दिया, जब भी तो टोटल मिला के बाद में 50 बच रहा है। सिंपल सी बात है। या कुछ ऐसा समझो कि पहले एक बॉटल थी जिसका वजन क्या था? 80 प्लस 20, बाद में इसका वजन कितना हो गया? 50, यानी 20 प्लस कितना? 30। तो आपका लिक्विड अब की बार 30 है, तो लिक्विड कितना निकाला आपने? लिक्विड निकाला कितना? 50। कॉमन सेंस की बात है ना। रिमूव्ड लिक्विड कितना हुआ आपका? 50, और ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल कितना था? 80। यही तो था, बन गई फ्रैक्शन। तो आंसर इज 5/8। दिस इज सीसेट क्वेश्चन, एंड आई होप यू आर गेटिंग दैट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सीसेट। वो जरूरी है आपके लिए। तो ये तमाम क्वेश्चन हमने करे इस पर्टिकुलर सेशन में, सारे नहीं किए बट बहुत सारे किए। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि यू आर गेनिंग दैट थिंग जो सीसेट की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 500 क्वेश्चन मत करो, 50 करो, क्वालिटी के करो। क्वांटिटी और क्वालिटी की बैटल में हमेशा क्वालिटी के साथ जाना, क्योंकि क्वांटिटी तो खत्म ही नहीं होती, सागर का भंडार है जो खत्म नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन से क्वालिटी गेन की होगी, रेशियो अप्रोच कैसे यूज किया वो गेन किया होगा। हमने परसेंटेज के उन कंसेप्ट्स को जो पहले से मुझे याद थे उनको कैसे क्वेश्चन में यूज करा वो देखा, टाइम सेव कैसे करना है वो देखा, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है वो देखा। तो ये तमाम फैक्टर्स जब एक साथ मिलते हैं ना तो सीसेट क्वालिफाई कराते हैं। तो ये हम समझाना चाहते थे इस सेशन के हेल्प से कि आप वो गेन करो जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। और थ्योरेटिकल ट्रेडिशनल कंसेप्ट अब दिन गए, बदल गया सब, ठीक है। तो मैं इसी के साथ एक बात और बता दूं कि एक तो पीडीएफ वो आप लोगों की रहेगी। पीडीएफ जो है वो आपके इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में,
मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। उसके बाद ना एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपके लिए, अच्छी है कि 16 तारीख को, आने वाली 16 जनवरी को मेरी तरफ से आपके लिए एक ओरिएंटेशन होगा। ये ओरिएंटेशन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। तो आईएएस हब में ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल है। ये ओरिएंटेशन आपके लिए भी फ्री है, आप आइए और देखिए। इस ओरिएंटेशन का टाइम आई थिंक सो 1:30 है, फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे कंफर्म कर लीजिएगा एक बारी कांटेक्ट करके, व्हाट इज एक्चुअल टाइम ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन। और ये 3 दिन चलेगा, 16, 17 और 18। 17 और 18 का आपको आरसी का ओरिएंटेशन मिलेगा, 16 को मेरी तरफ से ओरिएंटेशन मिलेगा। अब ओरिएंटेशन में क्या होता है ये तो आपको आके ही पता लगेगा। इसी के साथ ओरिएंटेशन में आपको हमारी तरफ से स्पेशली डिजाइंड हैंडआउट भी मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। अब सुनना, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं है। तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन 16, 17 एंड 18 to get that concept for the CSET to tackle its difficulty level, which is actually rising in an exponential manner year by year. So सारी चीज़ें हो गई है, अच्छा है। हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है कि हम आपके लिए CSET 2023 का फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन कोर्स। इन दैट कोर्स व्हाट यू विल हैव 100 hours to 110 hours of the dedicated lectures about RC, basic numeracy and reasoning portion. And in that you will get topic wise handout which contains subtopic questions in the level wise format. वो बताया मैंने आपको। तो हैंडआउट तो उसमें ऑब्वियसली मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, लेकिन ये हमारे स्पेशली डिजाइंड हैंडआउट होते हैं। स्पेशली डिजाइंड मतलब कि लेवल वाइज हम तैयार करते हैं, व्हाट कैन बी देयर, व्हाट विल बी देयर, एंड वो सारे फॉर्मेट्स हम इसमें रखते हैं सीसेट के रिगार्डिंग। लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेक्चर्स के साथ आपको टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट आपको वीकली मिलता है। तो नियरली यू विल हैव आई थिंक सो, इसमें मेगा टेस्ट भी होगा लास्ट में। ये वीकली टेस्ट हमारे चलते हैं एंड एट द लास्ट आपको मेगा टेस्ट मिलता है। रिविजन सेशंस आपको मिलेंगे नियरली इसमें 3 और 4 हम लोग आपको रिविजन सेशन देते हैं एट द लास्ट। और इसके साथ अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग वो बताने की ज़रूरत होती नहीं है, वो तो आपको मिलेगी। ऑब्वियसली जब आप किसी भी कोर्स में जाते हैं डाउट सॉल्विंग ही के लिए ही जाते हैं भाई, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना, तो डाउट सॉल्विंग तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लास नोट्स बताने की ज़रूरत नहीं होती, हर क्लास के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे या हार्ड कॉपी चाहिए हो तो वो मिल जाता है। हैंडआउट्स आपको हार्ड कॉपी मिलता है, क्योंकि सेंटर पर जब आप लोग आते हैं तो ये सारे फॉर्मेट्स आप लोगों को मिलते हैं। क्लास के अंदर आपको क्या कराया जाता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0 से फुल लेवल तक, 0 टू हीरो जिसको कहा जाता है ना, वो मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी कवर अप हो जाते हैं, उनमें कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये आने वाले हैं, कुछ सेल्फ डिज़ाइन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं और वो कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाता है। तो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर ज्वाइनिंग द CSET 2023 फाउंडेशन कोर्स टू आवर IAS हब टीम। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट PDF ज़रूर लेना, अच्छा रहता है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, बाय।